मतलब आप कह रहे हैं कि भारत देश के रहवासी जो दूसरे धर्म में थे, जिन हाँ पे जुल्म सितम होता था, हाँ, उन्हीं लोगों ने इस्लाम से मुतासिर होकर बिल्कुल बिल्कुल इसका वही मतलब लोग है। कि और उन्हीं। यही यहाँ के मूल निवासी है। यानी यहाँ के जो दलित ओबीसी ये जो है वही लोग यानी इस्लाम की जो सीख है उससे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो ये क्या चाहते हैं आखिर ये सोशल मीडिया के जरिए से जो बोलते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, ये भारत के नहीं। भाई देखिए, मैं बताऊँ उनको एक दुश्मन चाहिए। उनका मकसद ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी वो आपस में लड़ते मरे, आपस में कटते मरे और वो अपना उल्लू सीधा करते रहे, ये उनका मकसद है। और इस मकसद को तो वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो उनको भी मालूम है कि वो मूल निवासी जो है मुसलमान यहीं के मूल निवासी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कहेंगे कि नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है कि भाई हमने उनके प्रोपेगेंडा में क्यों पढ़ना। अब मैं असल बात पर आ रहा हूँ अपनी, आप इजाज़त दे तो। जी। वो तो ये कहेंगे ही कि भाई उनको मालूम होने के बावजूद कि आप मूल निवासी है, वो कहेंगे कि नहीं है। उनके पास में मीडिया है, उनका नक्कार खाना है जो पीट पीट कर उनके सारा गोदी मीडिया से लेकर ये कहेंगे कि मुसलमान जो है वो बाहर से आए हुए तलवार की जोर पर कन्वर्ट हुआ है, ये हुआ है, वो इस तरह का वो चीखेंगे। फिर आपके नक्कार खाने में तूती की जो आवाज़ है वो आप कब तक तूती बजाते रहेंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे बताइए। क्या फ़ायदा होने वाला है उसका। आपका जो चैनल है उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, अगर मान लो 10 लाख भी लोगों तक पहुंच गई तो, लेकिन उनके तो टीवी चैनल से लेकर के सारी चीज़ें और दिन रात उनका प्रोपेगेंडा चलते रहेगा। वो जो ज़ोर से चिल्लाते रहेंगे कि आप नहीं हैं मूल निवासी, आप कहते रहेंगे कि हाँ हम हैं। तो इसका एंड क्या होना है, मुझे बताइए। इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होना है। क्या इससे मुस्लिमों के दंगे फसाद बंद होंगे? क्या वो मुस्लिमों को विक्टिमाइज़ करना छोड़ देंगे? हमारा असल मुद्दा जो है वो है कि हम मुस्लिमों का विक्टिमाइजेशन कैसे कम हो। उनसे आज यानी जो उनकी मॉब लिंचिंग जो हो रही है वो उसकी रोकथाम कैसे हो। ये हमारा असल मुद्दा है कि मुस्लिमों को रोज़गार कैसे मिले, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। आज जो उनको रोज़गार से महरूम करने की कोशिशें हो रही है उसकी रोकथाम कैसे करना। अगर आप मजबूत बनेंगे तो वो कुछ भी कहें कि आप बाहर से आए हैं तो आप कहें हाँ ठीक है, बोल बेटा मैं बाहर से आया, अब तू क्या बोलता है। लेकिन मुसलमानों के एरिया में अगर जब जाए तो लोग एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखते हैं। खाना भी सारे लोग मिलकर एक ही थाली में खाते हुए दिखते हैं। तो ये भाईचारा और ये सारी चीज़ें देख कर के कोई मुतासिर ना हो और इस्लाम की तरफ यानी उनका रुझान ना हो, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने मना किया कि उनके एरिया में मत जाइए। आप समझ रहे बात को। असली जो उपाय है उस पर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए नेताओं पर आप ये सोच कर के कि भाई ये नेता करेगा, वो नेता करेगा, ये पार्टी करेगी, वो पार्टी करेगी, ऐसा सोचेंगे ना तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा कोई नहीं करने वाला है। जो कुछ भी करना है आवाम ने करना है। सोशल मीडिया पे आजकल बार बार आप देखते होंगे कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, इन्हें इस देश से भगाओ। अभी बीजेपी के एक नेता ने बीच में बयान दिया था कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान इस देश का मूल निवासी है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हमारे नागपुर शहर के जाने माने लेखक डॉक्टर BK वासनिक साहब इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, आप क्या मानते हैं कि मुसलमान इस देश का मूल निवासी है या बाहर से बिल्कुल आए? यकीनन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ऐसा किस बेस पे कह सकते हैं? भाई देखिए, एक आज से कुछ 40-50 साल पहले आप चले जाइए तो उसमें आप ये देखते हैं कि भाई जितने भी दलित थे वो मुस्लिमों के त्यौहार भी मनाते थे। वो ताजबाग में भी जाते थे सारी, यहाँ तक कि जब ताजिया निकलता था मुहर्रम का तो उसमें भी शामिल होते थे। तो ऐसे कोई त्यौहार नहीं होता था मुस्लिमों का कि जहाँ पर दलित शामिल नहीं होते थे। तो आप ये देखेंगे कि वो इसलिए करते थे कि हम ही लोगों में से मुसलमान हुए थे, उनके बीच में आपस का संबंध था, लेन देन थी, आपस में भाईचारा था। तो इस वजह से एक दूसरे के त्योहारों को मनाया जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि जी हाँ, समाज के लोग हाँ मुस्लिम बने थे। कब कब की बात है मतलब? ये अभी आप देखिए ना, 40-50 साल पहले ही अगर आप देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम त्यौहार वगैरह जो होते थे
तो उसमें दलितों की शिरकत होती थी। ताजबाग का आपने नागपुर का जो ताजबाग देखा है, तो जब भी बाबा ताजुद्दीन औलिया का उर्स होता था तब यहाँ से दलितों के यानी पूरे घर घर के बस्ती बस्ती के लोग जाते थे, वहाँ पर अटेंड करते थे, सारी चीज़ें होती थी। उसी तरह से आप मुहर्रम का जब ये निकलता था, जो शेर बनने से लेकर, तो दलितों की बस्ती बस्तियों में। तो इस स्पेस में मूल निवासी मुसलमानों को कैसे कहा जा सकता हाँ, तो इसीलिए क्योंकि मुसलमान तो आसमान से नहीं पैदा हुए ना, है? बाहर से आए हैं नहीं बिल्कुल नहीं आए। कहा जाता कहाँ से आएंगे भाई, इतने सारे लोग कहाँ से आएंगे? ऐसे ही कहा जाता है आजकल तो। अभी अभी जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं दुनिया भर की न्यूज़ को देखता हूँ। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनकी भी तकरीरें मैंने सुनी है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि इंडोनेशिया से लेकर के, मलेशिया से लेकर के, वहाँ तो कोई आक्रमण करने नहीं गया तलवार की, जो इनका आरोप यही है ना, तलवार के जोर पर। तो वहाँ तो कोई नहीं गया ना, इतिहास पढ़ के देख लीजिए आप, तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता। वहाँ अगर कोई गए है तो वो ताजिर गए हुए हैं, यानी व्यापारी। तब उन्होंने, वहाँ के लोकल लोगों ने ये देखा कि ये जो व्यापारी है, इनके ताजिर जो है, उनका रहन सहन कैसा है। वो न तो किसी चीज़ में डंडी मारते हैं, न कुछ करते हैं। जितने पैसा है उस पैसे का पूरा यानी ये लौटाते हैं। उनके जीने न किसी को धोखा देते हैं, न कुछ देते हैं। तो उनका रहन सहन देखकर ही क्या हो गया था कि वो इतने मुतासिर हुए उससे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखिए, एक समय में ये ब्राह्मण और बाकी लोगों का ये प्रचार था कि मुस्लिमों के एरिया से भी नहीं जाना चाहिए। वो मना करते थे। क्यों मना करते थे? क्योंकि जहाँ पर बम्मन दलितों को दूर से ये करते थे, इन्होंने आप दूरी बनाए रखने के लिए प्रणाम, ऐसी दूर से प्रणाम करने का रिवाज डाला था। लेकिन मुसलमानों के एरिया में अगर जब जाए तो लोग एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखते हैं। खाना भी सारे लोग मिलकर एक ही थाली में खाते हुए दिखते हैं। तो ये भाईचारा और ये सारी चीज़ें देख कर के कोई मुतासिर ना हो और इस्लाम की तरफ यानी उनका रुझान ना हो, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने मना किया कि उनके एरिया में मत जाइए। आप समझ रहे बात को? आप एक लेखक है, जानकार है, तो भारत देश में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी, कितने साल पहले बनी? भाई इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। साफ साफ बता रहा हूँ मैं कि पहली मस्जिद कहाँ बनी, क्या बनी, इसके बारे में तो नहीं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों पर कोई बाहर से तलवार के जोर पर आकर के वहाँ कन्वर्शन नहीं किया गया, उसी तरह इंडिया में भी जो है वो इस तरह से नहीं किया गया। जो भी यानी मुतासिर हुए यहाँ के जुल्म, ब्राह्मणों का जो जुल्म था, उस जुल्म से तंग आकर लोगों ने इस्लाम को ये किया। और जहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर का भी जो था, उन्होंने भी इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा कहा है। और वो एक समय में उन्होंने उसके बारे में भी सोचा था कि क्या मैं यानी इस्लाम कबूल करूँ या क्या। लेकिन उन्होंने जो दलितों की हालत थी, तो उसमें संघर्ष करने के लिए उनको ये लगा कि एक समय में उन्होंने सिखिज़म के भी तरफ ये किया गया। लेकिन सिखिज़म के ही कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि नहीं बाबा साहब, सिखिज़म नहीं कबूल कर सकते। तब एंड में जाकर उन्होंने क्या किया कि बुद्धिज़्म ये किया, और अपना खुद का बुद्धिज़्म में ही अपना, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुद्धिज़्म को भी किस तरह से करप्ट किया गया है, इसलिए उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा है। अजमेर शरीफ में जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज, तो जब वो भारत देश में आए थे तो बताया जाता है कि 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हाँ, तो जो जितने भी ये थे सूफी संत वगैरह थे, तो उनके बीच में भी देखिए ना आप कि क्या जो भाईचारे का पैगाम जो उन्होंने लाया है, उससे सारे लोग मुतासिर हुए हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि गुरु नानक जी के ये इसमें जो गुरु गोविंद से लेकर के सब, तो उसमें मुस्लिम संतों के भी बारे में बताया हुआ है, उसमें दलित संतों के भी बारे में बताया हुआ है, और उसमें आपके ओबीसी संतों के भी बारे में बताया है। रविदास से लेकर के सभी लोगों का जिक्र है। तो वो तो सारा जहाँ से भी अच्छी चीज़ है वो उन्होंने कलेक्ट की हुई है ना उसमें।
मतलब आप कह रहे हैं कि भारत देश के रहवासी जो दूसरे धर्म में थे, हाँ जिन पे जुल्म सितम होता था, हाँ, उन्हीं लोगों ने इस्लाम से मुतासिर होकर बिल्कुल बिल्कुल वही लोग है और यही यहाँ के मूल निवासी है। यानी यहाँ के जो दलित ओबीसी ये जो है वही लोग यानी इस्लाम की जो सीख है उससे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो ये क्या चाहते हैं आखिर ये सोशल मीडिया के ज़रिए से जो बोलते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, ये भारत के नहीं है? भाई देखिए, मैं बताऊँ, उनको एक दुश्मन चाहिए। उनका मकसद ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी वो आपस में लड़ते मरे, आपस में कटते मरे और वो अपना उल्लू सीधा करते रहे, ये उनका मकसद है और इस मकसद को तो वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो उनको भी मालूम है कि वो मूल निवासी जो है मुसलमान यहीं के मूल निवासी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कहेंगे कि नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है कि भाई हमने उनके प्रोपेगेंडा में क्यों पढ़ना। अब मैं असल बात पर आ रहा हूँ अपनी, आप इजाज़त दे तो। जी। वो तो ये कहेंगे ही कि भाई उनको मालूम होने के बावजूद कि आप मूल निवासी है, वो कहेंगे कि नहीं है। उनके पास में मीडिया है, उनका नक्कार खाना है जो पीट पीट कर उनके सारा गोदी मीडिया से लेकर ये कहेंगे कि मुसलमान जो है वो बाहर से आए हुए तलवार की जोर पर कन्वर्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, इस तरह का वो चीखेंगे। फिर आपके नक्कार खाने में तूती की जो आवाज़ है वो आप कब तक तूती बजाते रहेंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे बताइए। क्या फ़ायदा होने वाला है उसका? कोई फ़ायदा नहीं। आपका जो चैनल है उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? ठीक है, अगर मान लो लाख 10 लाख भी लोगों तक पहुंच गई तो, लेकिन उनके तो टीवी चैनल से लेकर के सारी चीज़ें और दिन रात उनका प्रोपेगेंडा चलते रहेगा। वो जो ज़ोर से चिल्लाते रहेंगे कि आप नहीं हैं मूल निवासी, आप कहते रहेंगे कि हाँ मैं है। तो इसका एंड क्या होना है, मुझे बताइए, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना है? क्या इससे मुस्लिमों के दंगे फसाद बंद होंगे? क्या वो मुस्लिमों को विक्टिमाइज़ करना छोड़ देंगे? हमारा असल मुद्दा जो है वो है कि हम मुस्लिमों का विक्टिमाइजेशन कैसे कम हो, उनसे आज यानी जो उनकी मॉब लिंचिंग जो हो रही है वो उसकी रोकथाम कैसे हो। ये हमारा असल मुद्दा है कि मुस्लिमों को रोज़गार कैसे मिले, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। आज जो उनको रोज़गार से महरूम करने की कोशिशें हो रही है उसकी रोकथाम कैसे करना। अगर आप मजबूत बनेंगे तो वो कुछ भी कहें कि आप बाहर से आए हैं तो आप कहें हाँ ठीक है, बोल बेटा मैं बाहर से आया, अब तू क्या बोलता है। फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हम बाहर से आए कि कहाँ से आए। हमारा कोई भी दुश्मन हो अपने से ज़्यादा मजबूत लोगों से नहीं लड़ता है। अमेरिका ने आज तक जहाँ जहाँ पर भी किए कमज़ोर मुल्कों में ही जा कर के कब्जा किया है और आज रूस के सामने वो क्या हो रहा है कि उसको पसीने छूट रहे हैं। तो मुसलमान अगर मान लीजिए अपने आप को ताकतवर बना लेगा, ये कर लेगा, तो वो बोलेगा कि उनको जवाब देने की तब ये थर थर काँपते रहेंगे और खुद आकर के पैर पड़ेंगे कि हाँ भैया तुम यहीं के मूल निवासी हो। ताकतवर बनने के लिए हमें एजुकेशनल लेवल पे पहले मजबूत होना पड़ेगा या राजनीतिक लेवल पे? अब ये जो मसला है, ये ताकतवर होने का जो काम है वो आवामी कर सकती है। तो पहले हमें एजुकेशन पे जोर देना चाहिए या राजनीतिक पे? हाँ भाई, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये काम आवाम का है, नेताओं का नहीं है। ये जितने भी नेता और जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो मुस्लिम आवाम की हो, चाहे दलित आवाम की हो, चाहे ओबीसी आवाम की हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर बैठे हुए, वो आवाम का कुछ नहीं कर सकते। मायावती जो है सीबीआई के डर से चुपचाप बैठी हुई है, वही हाल बाकी पार्टियों का है। तो एक लिमिट से ज़्यादा ये लोग यानी आगे नहीं बढ़ सकते, समझे। ब्राह्मण आरक्षण लागू किया गया, सारे पार्टियों ने समर्थन कर दिया था, किसने विरोध किया बताइए मुझे। ब्राह्मणों का आरक्षण रातों रात कर दिया गया ना, सारे ओबीसी क्या हो गए। अब रहा सवाल, आप जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेशन की स्कूलों की एजुकेशन, सरकारी स्कूलों के हाल क्या है और प्राइवेट स्कूलों के ये क्या है, डोनेशन से चलने वाले, वो उसके बारे में किसी ने कुछ कहा? एक भी दलितों के, ओबीसी के और किसी भी नेताओं ने इस बारे में कभी किया कि भाई हमारे जो गरीब लोग जो है वो ऐसे म्यूनसिपल स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है।
यानी स्कूलों के जो टीचर रहते हैं उनको कभी कुटुंब कल्याण केंद्र का काम दिया जाता है, तो कभी वोटिंग लिस्ट बनाने का काम किया जाता है, तो कभी ये कोरोना के काम दिए जाते हैं, तो कभी कुछ दिए जाते हैं। क्या है वो, उनके एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ाई गई है। किस नेता ने कुछ बोला है बताइए मुझे, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए, आप जितने भी जानते होंगे, चाहे दलितों के हो, चाहे मुस्लिमों के हो, चाहे ओबीसी के हो, बताइए। बॉम्सेप ने बोला है, बीएसपी ने बोला है, आरजेडी ने बोला है, कांग्रेस वगैरह बीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, किसने बोला है? जमात इस्लामी ने बोला है। सब खामोश है। फिर क्यों नहीं बोलते? फिर एजुकेशन की बात कहाँ से करेंगे ये लोग? जब उसकी हालत पर ये लोग कुछ नहीं कहते, चुप बैठते हैं। दंगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर सब लोग चुप बैठते हैं। तो इन तंजीमों से हम क्या उम्मीद करें? तो इसलिए आम लोगों को ही जागरूक होकर खुद ही अपना फैसला खुद करना पड़ेगा। आम इंसान कैसे कर पाएंगे जब तक कोई लीडर उसका हम नहीं, लीडर कैसे आएगा भाई, मुझे बताइए ना। जो आम जनता है वो यही सोचती है कि कोई आए। मैं आपको बताऊं, नागपुर में एम्प्रेस मिल था एक, अभी बंद हो गया है। वहाँ कई हड़तालें जो हुई वो खुद मजदूरों ने की है, ठीक है। रेलवे स्ट्राइक के समय में मजदूरों ने खुद रेलवे स्ट्राइक नागपुर में चलाई थी। आप खैरलांजी का जो आंदोलन हुआ था, खैरलांजी में जो कत्ल हुए थे दलितों के, ठीक है, एक परिवार के, तो उसका जो आंदोलन हुआ आम लोगों ने चलाया, बाद में नेता आए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका जो कई दलितों के आंदोलन जो हुए हैं वो मॉब ने खुद किए हैं, अवेयर मॉब ने खुद किए, नेता बाद में आए हैं। तो क्यों नहीं कर सकते भाई? भारत बंद करने का काम मैंने जो है वो विदाउट किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंजाम दिया गया था। आप देखिए आम जनता कैसे एकजुट हो पाए। आम जनता को अपने मसाइल के लिए मुश्किल तो ये है ना कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है तब आम जनता उठकर खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो उनके एम्पावरमेंट के जो कॉजेस है, तो उसके लिए कुछ करने के लिए किसी ने शुरुआत ही नहीं की ना अभी तक। ये मेरा कहना है, आप शुरुआत तो करिए उसके लिए। कोई मसला लीजिए मुसलमानों का कि भाई हमने दंगों से कैसे बचना, मॉब लिंचिंग से कैसे बचना, ठीक है, रोजगार यानी कि किस तरह से बढ़ाना, और उसके बारे में सोचिए और उसी के लिए एक्शन प्लान बना करके काम करना चालू करिए। और मेरा दावा है कि उस काम में एक भी ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ नहीं देगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? जैसे ही अगर हो जाए ऐसा, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं अपने मुसलमान किसान से सामान लूँगा और वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही कंज्यूम करेंगे, आपने 10-20 लोगों ने मान लीजिए इकट्ठा करके करने की सोचे, तो आप कर सकते, क्योंकि आप नेता नहीं हैं। लेकिन नेता ने अगर मान लो ऐसा करना चालू कर दिया कि अपने किसान से अनाज खरीद कर आपस में बांटने का काम अगर कोई तंजीम करेगी, तो क्या होगा कि उसके ऊपर का जो भी ये रहेगा, सरकारी डंडा आ जाएगा उसके ऊपर, उसको रोकने की कोशिश होगी, उसके लूप होल्स देखे जाएंगे कि भाई तुम्हारा यानी इसका वीक पॉइंट क्या है, पकड़ो और उसको रोको, समझे। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। एक दलितों के खिलाफ में अत्याचार होते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम ये तय कर लें, अभी होता क्या है कि दलितों का अत्याचार हो गया, 10-20 दिन जाकर के तमाशा करते, मोर्चेबाजी करते, भाषणबाजी करते, और उसके बाद में सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कोर्ट की तारीखें चलती रहती है और वो बेचारा जो पीड़ित है वो कोर्ट के चक्कर खाते खाते ही यानी परेशान हो जाता है, ठीक है। होना क्या चाहिए कि आप अगर जिस भी गांव में दलितों का बाइकआउट होता है या उनके घर जलाए गए, कुछ उनके साल भरे का राशन पानी उनको दे दो। अगर कोई उनको काम पर नहीं ले रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साल भरे का राशन पानी है। उनके कोर्ट केसेस खुद लड़ो, और जो जुल्म करने वाले हैं उनका बाइकआउट करो। बम्बनों ने तो अपने दुश्मनों की सुपारी देकर कत्ल करवाया है लोगों का,
देखा है ना आपने, बमनों ने, उनमें खुद इतनी हिम्मत नहीं थी, सुपारी देकर कत्ल करवाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने किसी का सुपारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना दुश्मन, हमारा दुश्मन क्या करते रहा है। तो आप बाइकआउट करिए, आपके पास में लीगल तरीके हैं, आप उनके उत्पादनों का बाइकआउट करिए, आप ये करिए, आप अत्याचार रोक सकते हैं। लेकिन अगर करने का कोई नेता करने की कोशिश करेगा ना, एक तो सारे नेता बिके हुए हैं, लेकिन कोई एक XYZ नेता अगर हिम्मत करके अगर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत कांग्रेस क्या कर देगी, उस नेता का बाइकआउट करेगी और उसका राइवल वाला जो दूसरा नेता होगा ना, तो B उसको बढ़ा देगी। तो इसलिए क्या होता है, ये नेता नंबर 1 जो रहेगा वो डरेगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया तो क्या हो जाएगा, ये सारी पार्टियां, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा बाइकआउट कर देगी और मेरा जो राइवल है, प्रतिस्पर्धी नेता जो है मेरे ग्रुप दूसरे गुट वाला, वो आगे उसको आगे बढ़ा देगी और मेरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस डर से क्या है कि हर कोई ये रहेगा। तो इसलिए असली जो उपाय है उस पर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए नेताओं पर आप ये सोच करके कि भाई ये नेता करेगा, वो नेता करेगा, ये पार्टी करेगी, वो पार्टी करेगी, ऐसा सोचेंगे ना तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा कोई नहीं करने वाला है, जो कुछ भी करना है आवाम ने करना है। तो आवाम को करना पड़ेगा जो भी करना। तो आवाम को करने के लिए आवाम के बीच में आप बैठकें करिए, जितने भी जो जागरूक नौजवान हैं जाइए, उनके बीच में बात करिए और बोलिए, एक्शन से लेकर शुरू करिए। उनको बोलिए आइए हम इन चीज़ों का बाइकआउट करते हैं, हम अपने ही किसानों से माल खरीदेंगे, अपने ही इससे ये करेंगे, अपने ही तो इस तरह से एक एक एक्शन प्लान पर शुरू करिए। तो उससे क्या हो जाएगा, नहीं चलेगी ना उनकी किरानों की दुकान। मुझे बताइए, आप एक बात बताइए, रिन साबुन हो गया या कोई भी साबुन होगी जो पैकेटेड वस्तु है, कोई ज़रूरी है कि आप बमन बनियों की दुकानों से लें? आपके बस्ती में जो छोटे से आपके मुसलमान भाई ने या किसी दलित भाई ने दुकान लगाई हुई है अपनी किराने की, वहाँ से लीजिए ना आप सारी चीज़ें। और जो चीज़ अगर मान लो बड़ी साफ़ सुथरी मिलती है, सिर्फ उसी लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ मसाले वगैरह जो साफ़ सुथरे वो गुरु नानक से लेते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें क्या करते हैं, अपनी बस्ती की दुकान से लेते हैं। अनाज अगर आपको चाहिए तो अपने जान पहचान के किसान से ले लीजिए। अब जैसे हमको ब्राउन राइस चाहिए था, तो हमारा एक किसान था, तो उससे हमने 50 किलो लिए, वो हमको चलते थे, कुछ लोगों ने आपस में ले लिए। तो ऐसा करिए आप। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो बमन बनियों की दुकानें हैं वो मुतासिर होगी उससे। और जब वो सारे अगर ये बड़े पैमाने पर होना चालू हो गया तो वो आपके पैर पकड़ना चालू करेंगे। आप उनके न्यूज़पेपर का बाइकआउट करिए, आपके उनके टीवी चैनलों का बाइकआउट करिए। कोई फिल्म का अभिनेता अगर मान लो इस तरह का कोई ओछी हरकत करता है तो उसके फिल्मों का बाइकआउट करिए। उसके लिए आपको अपने मन में रिस्ट्रेंट लेना पड़ेगा। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।